नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल यूपीएससी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का अपडेट्स आपको मिलते रहें। यूपीएससी हिंदी ऑप्शनल का जो मैं सीरीज चला रहा हूं उसमें छात्रों की यह मांग थी कि मैं बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से बिल्कुल पाठ्यक्रम के आधार पर लेक्चर सीरीज लेकर आऊँ। तो चलिए आज हम सिलेबस को देख लेते हैं, जिसके आधार पर हमारे आगे लेक्चर्स आएंगे। सिलेबस से परिचित होना कई कारणों से ज़रूरी है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि इसी के आधार पर मेरे आगे लेक्चर्स आएंगे। और दूसरा, कुछ छात्र बिल्कुल ही नए होते हैं इस क्षेत्र में, तैयारी के क्षेत्र में, तो उनको सिलेबस से परिचित होना भी ज़रूरी है। हालांकि यह यूपीएससी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। और दूसरा, कुछ छात्र जो अभी ग्रेजुएशन में होंगे और जो आगे तैयारी करना चाहते हैं, और यदि उनके सिलेबस में ये टॉपिक्स यदि हैं तो ये बहुत गंभीरता से शुरू से अध्ययन करेंगे तो बाद में उनको बहुत ही सहूलियत रहेगी। और इन सभी टॉपिक्स में बहुत अच्छा कमांड रहेगा, इसलिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हिंदी का जो मेंस का जो सिलेबस है उसका जो पेपर 1 है उसमें कुल 6 भाग होते हैं। तो पहला जो भाग है खंड का है ना, तो इसे बोलते हैं हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। तो दोनों भागों में से आपको पहला और 5वां प्रश्न तो करना ही होता है। खंड का और खंड का से 2 भाग जो होता है, इसमें प्रश्न पत्र 1 में 2 भाग होते हैं। तो पहला प्रश्न और 5वां प्रश्न तो अनिवार्य रहता है। बाकी जो बीच के जो प्रश्न होते हैं उनमें से एक एक प्रश्न करते हुए आपको 3 और प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो इस प्रकार आप यदि हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास को बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो कम से कम 150 अंकों का प्रश्न आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 150, जैसा कि आप प्रश्न पत्र आगे मैं उस पर चर्चा करूंगा। तो प्रश्न पत्र की प्रकृति क्या होती है आपको बता देता हूं एक बार फिर से। जो पेपर 1 है, पेपर 1 में 2 खंड होते हैं, खंड का और खंड खा। इनमें पहला और 5वां प्रश्न होता है कंपलसरी। पहला प्रश्न अनिवार्य रहता है और 5वां प्रश्न अनिवार्य रहता है। और प्रत्येक खंड में से कम आपको एक एक प्रश्न चूज करना है। कुल मिलाकर आपको 3 प्रश्न और चूज करना है। तो इस प्रकार आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना रहता है 250 अंकों का। तो इस प्रकार यदि आप हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो 150 जो अंक होते हैं इसके प्रश्न आप हल कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा महत्व है। और इसमें स्कोर भी अच्छा आप कर सकते हैं। ये मतलब बहुत ही मैथ्स टाइप का नंबर मिलेगा इसमें, अगर आप बहुत ढंग से सही ढंग से आप लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास, प्रश्न पत्र 1 खंड का। बाद में मैं आप प्रश्न पत्र के ऊपर भी चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, मतलब विभिन्न वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न आए उन पर भी मैं चर्चा करूंगा। और ये सारे टॉपिक्स तो मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है अपभ्रंश, अवहट और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त स्वरूप। मतलब अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताएं कौन सी है, अवहट की व्याकरणिक विशेषताएं कौन सी है, और प्रारंभिक हिंदी की व्याकरणिक विशेषताएं कौन कौन सी है, तथा अनुप्रयुक्त स्वरूप। अनुप्रयुक्त मतलब होता है प्रयुक्त, प्रयोग, जिसको हम यूज में लेते हैं, किनका प्रयोग किस प्रकार से किया गया। दूसरा है मध्यकाल में ब्रज और अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। ब्रज भाषा का वास्तव में बोली थी, लेकिन ब्रज और अवधि इन दोनों का साहित्यिक भाषा के रूप में किस प्रकार विकास हुआ। जैसे आपने देखा है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी वगैरह जो कवि हैं, सूफी कवि, उन्होंने हिंदी में बहुत सारी रचनाएं की हैं। सूफी जो रचनाएं हैं वो अवधी भाषा में है, रामचरितमानस वगैरह अवधी भाषा में है, राम काव्य। तो इसी प्रकार ब्रज भाषा में सूरदास जी ने लिखा है, कृष्ण काव्य लिखा गया है। तो इसका साहित्यिक भाषा के रूप में किस प्रकार से विकास हुआ। इसके बाद आदिकालीन जो साहित्य है, सिद्धनाथ साहित्य, अमीर खुसरो जिन्हें खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है, संत साहित्य, निर्गुण भक्ति धारा के जो कवि हैं, रहीम कवि आदि हैं। और दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप। दक्षिणी बोली में इनमें इन सब में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप हमको देखने को मिलता है। इसका अध्ययन हमको करना है। इन सभी पर मैं लेक्चर्स लेकर आऊंगा, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास। नागरी लिपि मतलब देवनागरी लिपि का किस प्रकार से विकास हुआ। खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ, जिसमें बहुत सारे फोर्ट विलियम कॉलेज हैं, ब्रह्मा समाज है और बहुत सारी संस्थाएं जिन्होंने योगदान दिया है। तो 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का, देवनागरी लिपि का विकास
किस प्रकार हुआ। इसके बाद हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण। हिंदी भाषा का और नागरी लिपि का भारत सरकार के द्वारा मानकीकरण किया गया है। तो मानक भाषा क्या है और इसका मानकीकरण कैसे किया गया। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास। आपको मालूम है कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो हिंदी भाषा की जो भूमिका थी वह स्वतंत्र भाषा की भूमिका थी। तो राष्ट्रभाषा की अवधारणा क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस प्रकार हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास हुआ, इसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। आपको मालूम है कि केंद्र सरकार की राजभाषा हिंदी है, भारत सरकार की राजभाषा हिंदी है। तो राजभाषा हिंदी के रूप में अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो हम राजभाषा हिंदी को लेकर हमारे देश के संविधान में, भारत के संविधान में क्या क्या सांविधिक प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किए गए हैं, उन सब का हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद है 7वां जो है वह है चैप्टर है हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास। हिंदी भाषा को लेकर जो लेटेस्ट आईटी टूल्स आए हुए हैं, जो सूचना प्रौद्योगिकी के जो टूल्स आए हुए हैं, गूगल ट्रांसलेशन है, यूनिकोड है और बहुत सारे फॉन्ट्स हैं और ट्रांसलेशन है और मशीनी अनुवाद है, इन सब का हम इसमें अध्ययन करेंगे। इसके बाद हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनका परस्पर संबंध। हिंदी की बहुत सारी बोलियां हैं, लगभग 18 बोलियां हैं, उनके आपस में क्या संबंध है इनका हम अध्ययन करेंगे। पश्चिमी हिंदी हो गया, पूर्वी हिंदी के अंदर जैसे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आते हैं, पश्चिमी हिंदी में कौरवी, ब्रजभाषा इत्यादि जो भी आते होंगे, तो उन सभी बोलियों का आपस में क्या संबंध है इनका हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं। देवनागरी लिपि को बहुत ही वैज्ञानिक लिपि माना जाता है और उसकी कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं उनका अध्ययन करेंगे और उसके सुधार के प्रयास तथा मानक हिंदी का स्वरूप। देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं कि सब कुछ सही है, उसमें कुछ कमियां भी रही हैं और अभी भी कुछ कमियां हैं, तो उनके सुधार के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए और मानक हिंदी का स्वरूप क्या है, मानक हिंदी किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड हिंदी क्या है और उसका स्वरूप कैसा होगा। इसके बाद मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना। जो मानक हिंदी है, स्टैंडर्ड जो हिंदी लैंग्वेज है, उसकी व्याकरणिक संरचना, ग्रामेटिकल कंपोजिशंस क्या क्या है, जिसमें वचन वगैरह, लिंग वगैरह जो भी आते होंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सर्वनाम, संज्ञा, लिंग इत्यादि, तो इन सब का हम अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो हमारा जो पाठ्यक्रम है प्रश्न पत्र 1 में आपको किन किन बातों का आपको अध्ययन करना है, सिलसिलेवार इसी के हिसाब से मेरे लेक्चर्स आएंगे आप बिल्कुल प्रॉपरली इस सीरीज के आधार पे। तो आप ये जो सिलेबस है इसको आप यूपीएससी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी 2024 की वैकेंसी आप देखेंगे तो उसमें पाठ्यक्रम दिया गया है सभी का, और ये जो उत्तर होते हैं आपको 250 से 300 शब्दों में आपको लिखने होते हैं। यह प्रश्न आपके आते हैं 15-20 नंबर के आते हैं। इसमें जो शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन आते हैं वो तो 150 शब्दों में लिखना होता है। इसमें जो उत्तर होता है प्रश्न पत्र में, तो इसमें जो पहला प्रश्न जो अनिवार्य होता है, प्रश्न 1 जो अनिवार्य होता है, जो इसी खंड से संबंधित होता है, प्रश्न 1 जो होता है इसमें कुल 5 प्रश्न आते हैं। प्रश्न 1 में उसके अंतर्गत आपके 5 प्रश्न मिलेंगे, 50 नंबर का कुल, और इसको 150 शब्दों में आपको लिखना होता है ना। 150 शब्दों में आपको टिप्पणी लिखनी होती है और प्रत्येक के लिए 10 अंक निर्धारित होते हैं। तो 50 अंक तो ये अनिवार्य वाला प्रश्न आता है। बाकी जो 20 और 15 अंक के जो प्रश्न आते हैं उसमें आपको लगभग 250 से 300 शब्दों में उत्तर लिखना होता है, और जो निर्धारित स्थान है उसी में आपको उत्तर लिखना होता है। तो उत्तर लिखने की प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है आपको, क्योंकि यूपीएससी में लिखना बहुत ही ज़्यादा पड़ता है आपको। और दूसरी बात है आपकी लिखावट भी अच्छी होनी चाहिए, वर्तनीगत अशुद्धियाँ भी नहीं होनी चाहिए, और आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। तो तीनों चीज़ों को आप मेंटेन करें, वहाँ पर आपको सोचने का वक्त नहीं होता है, फटाफट आपको लिखना होता है। तो मेरे लेक्चर्स आशा करता हूँ कि आप ध्यान से देखेंगे, और हम लोग इस राह के यात्री हैं, आपको सफलता की मंजिल तक पहुँचाने में थोड़ी बहुत मैं योगदान दे पाऊँगा, उतना मैं दूंगा। बाकी सफलता तो आप अपनी मेहनत के दम पर ही प्राप्त करेंगे। तो जो भी मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए कर सकता हूँ, मेरा एक विनम्र प्रयास है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।